जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मार्ग में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली करंट अफेयर क्लासेस चल रही हैं हमारे सिलेक्शन मार्ग YouTube चैनल पर। और आज 6 अप्रैल 2024 करंट अफेयर की क्लास लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। और मैं आपको बता दूं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहती है ये क्लास। एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है, 100%। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शंस रहते हैं और साथ में डिटेल रहेगी और साथ ही साथ पीएनजी रहेगी, जिससे कि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अगर आप अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमें सिलेक्शन मार्क इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, वीडियो के अंत तक बने रहिए। कम शब्दों में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? ऑप्शन नंबर ए 6 पर, ऑप्शन नंबर बी 6.20, ऑप्शन नंबर सी 6.5, ऑप्शन नंबर डी 6.75। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति, ठीक है, कि फैसले की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 6.5% पर ही बरकरार रखा है। ठीक है। चलिए, अगर हम थोड़ा सा इसमें डिटेल जानें तो ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए, इसमें अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो आपको इससे पहले एक चीज़ समझनी होगी, मौद्रिक नीति, और उससे पहले समझना होगा आपको इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात डिटेल की करें तो मुद्रास्फीति, मुद्रा स्फीति, या कह सकते हैं इसको इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन, जब किसी वस्तु की कीमतों में साधारण कीमत स्तर से लगातार तेजी से वृद्धि हो रही हो, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तुओं की कीमतों में, कीमतों में साधारण, साधारण कीमत स्तर, साधारण कीमत स्तर से लगातार तेजी से वृद्धि हो, मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें मुद्रास्फीति की, जैसे आपने समझ लिया किसी भी वस्तु की जो कीमत है उसमें साधारण कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। देखिए, होलसेल, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, 697, 697 से अधिक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना, है ना, 697 से अधिक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है। कम से कम कितनी वस्तुओं में वृद्धि होनी चाहिए? 697 से अधिक। और कितनी वृद्धि होनी चाहिए? यानी कि 6% से अधिक। जैसे 6% से अधिक, दोनों चीज़ें कंडीशन पूरी अप्लाई होनी चाहिए, तब वो इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है। एक तो कितनी? 697 वस्तुओं से अधिक, और 6% से अधिक किसी वस्तु की वृद्धि। जैसे कोई वस्तु आज 100 रुपये की है, ठीक है, तो अगर उसमें वृद्धि 101 होती है, 102 होती है, 103 होती है, और 104 होती है, और 105 होती है, 106
6 होती है। तो ये इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। सपोज करो आज किसी बुक की कीमत 100 रुपये है, तो 101, 102, 103, 104, 105, 106 तक कोई इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। और ऐसे अगर ऐसी 697 वस्तुएं हैं बुक वगैरह आदि को मिला करके, और उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, कितनी, 107, 108, 109, 110, तो ये क्या है, ये इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। लगातार वस्तुओं में वृद्धि, एक 697 वस्तुओं से अधिक, और एक 7% से मिनिमम, मिनिमम कितनी, 7%, या कह सकते हैं हम 6% से अधिक वस्तुओं में वृद्धि क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाती है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें ये किसका डाटा है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ठीक, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई। आरबीआई क्या कहता है, 4+-2 की पॉलिसी पे वर्क करता है, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इस चीज को समझिए, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, 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 ठीक है। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन कौन कर सकता है कंट्रोल, एक तो आरबीआई कर सकती है, और दूसरा गवर्नमेंट कर सकती है, यानी कि सरकार कर सकती है। आरबीआई किस तरीके से कर सकती है, आरबीआई करती है मौद्रिक पॉलिसी के तहत। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है ना, मौद्रिक नीति, ठीक है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति में कितने प्रकार की होती हैं, दो होती हैं, एक तो मात्रात्मक विधि, मात्रात्मक विधि, और दूसरा गुणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें जो रेपो रेट है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आपको थोड़ा फिर अच्छे समझ आएगा। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है जी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और एग्ज़ाम में ये आता ही आता है, ठीक है जी। तो इसलिए आज आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और अगर इसको करने के बाद आपका ये वाला क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अगर हम जैसे बात करें, रेपो रेट होता क्या है, ठीक है, रेपो रेट, ठीक। रेपो रेट क्या है, जैसे ये बैंक है हमारा आरबीआई, ठीक है, और ये कोई अन्य बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है, कोई सीबी, कमर्शियल बैंक, ठीक। जो ये कमर्शियल बैंक है, अगर हम रेपो रेट की बात करें, तो इट इज द रेट एट विच आरबीआई टेक इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, यानी कि कहने का मतलब ये है, आरबीआई द्वारा जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों से आपातकाल के लिए ऋण देता है, यही ब्याज दर जो है रेपो रेट कहलाता है। देखिए, ये आरबीआई अगर इस बैंक को कोई ऋण देता है, कितने, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म यानी कि 14 डेज, 14 दिनों के लिए कोई ऋण देता है, ठीक है, इसको ज़रूरत है, आरबीआई से इसने ऋण लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म को जो दिया गया है किसी इंटरेस्ट पर, ठीक है, वही क्या कहला जाएगा, रेपो रेट कहला जाएगा, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट कहा जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें रेपो रेट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ठीक है, रेपो रेट द्वारा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जो आरबीआई रेपो रेट की में वृद्धि करेगा, मान लो सपोज करो आरबीआई ने कोई ऋण दिया, अगर ये अपने इंटरेस्ट में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दे या इंटरेस्ट को बढ़ा दे, अगर इसने अपने रेपो रेट में वृद्धि करी या इंटरेस्ट में वृद्धि करी, तो जो ये वाले बैंक है कमर्शियल बैंक, ये ऋण कितना लेंगे, कम लेंगे, क्योंकि रेट में अगर इंटरेस्ट में वृद्धि होगी, अगर इनको ज़्यादा ब्याज दर पर कोई धनराशि मिल रही है, तो ये धनराशि कितनी लेंगे, कम कम धनराशि लेंगे। और व्यापारिक बैंकों में आरबीआई द्वारा कम अगर ऋण लेंगे, तो तरलता में, व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी आएगी, यानी कि इनके पास पैसा कम पहुंचेगा। अगर इनके पास पैसा कम पहुंचेगा, तो व्यापारिक बैंक जो है महंगे ब्याज दर पर ऋण जो पब्लिक को उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझो कि अब सपोज करो इससे यहाँ से कोई इन्होंने पैसा लिया, ठीक है, अगर ये धनराशि कम लेंगे, कमर्शियल बैंक कम लेंगे, तो ये पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट पर ब्याज उपलब्ध करा ऋण उपलब्ध कराएंगे, कोई धनराशि उपलब्ध कराएंगे, तो ये क्या है, अब ये भी इंटरेस्ट तो ज़्यादा लेंगे ना।
अगर ये इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पब्लिक भी क्या करेगी, ऋण कम लेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है। और इंटरेस्ट अगर इसका ज़्यादा है तो कहने का मतलब है लोगों की तरलता में कमी आएगी। अगर लोगों की तरलता में कमी आएगी तो लोग किसी भी चीज़ की डिमांड या मांग में कमी आ जाएगी। मान लो ये आईफोन है, ठीक है जी, ये आईफोन है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अब बाज़ार में लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी ना। अगर इसकी डिमांड ज़्यादा, दो चीज़ों से रेट बढ़ते हैं, या तो किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो, या फिर इस एक तरीका ये भी है इन्फ्लेशन बढ़ने का कि भाई इसके बनाने में खर्चा ज़्यादा आ रहा हो, इसमें लेबर का खर्चा ज़्यादा आ रहा हो, इसके ट्रांसपोर्ट में खर्चा ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ने की कंडीशंस होती हैं। अगर हम बात करें लोगों की तरलता में कमी आ गई तो लोगों की मांग में भी तो कमी आएगी ना। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड क्या करेंगे। जब लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास तरलता होगी, तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा ना, तो वस्तु की कीमतों में कमी हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल बाय रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण, ठीक है। चलिए, यही आपको समझाना था, आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, अवार्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रिलायंस को, ऑप्शन नंबर सी अडानी को, ऑप्शन नंबर सी टाटा को। तो हमारा इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, SJVN लिमिटेड को, ठीक है, SJVN लिमिटेड को। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें, है ना, CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठान पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के अचीवमेंट अवार्ड, है ना, CIDC पैटर्न्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना था। तो ये किसे मिला है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो, नाटो ने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो का फंड तैयार किया कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 50 अरब यूरो, 100, 150 और 200 अरब यूरोस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने एक प्रस्ताव के तहत अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करते हुए रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 5 साल के लिए 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यह प्रस्ताव रखा है कि इससे 32 पश्चिमी देश यानी कि 32 पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन को सहायता देने में आगे हो जाएगा, ठीक है, देश में सबसे आगे हो जाएगा। नाटो 32 देशों के समूह, ये मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ आपको। जैसे अगर हम बात करें नाटो की, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यूक्रेन के समर्थन में, ठीक है। 100 अरब यूरोस का फंड तैयार कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा नाटो की, यहाँ पे नाटो का स्थापना कब हुई थी, या कह सकते हैं अभी रिसेंटली क्वेश्चन है ये, 75 फिफ्थ स्थापना दिवस मनाया इसने, ठीक है, स्थापना दिवस बनाया। अगर हम बात करें नाटो की, तो ये है क्या, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। चलिए, अगर इसके बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का, तो ये कहाँ है, ब्रुसेल्स में। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें 31वां देश कौन जुड़ा है रिसेंटली, तो वो कौन जुड़ा है, फिनलैंड। कौन जुड़ा है, फिनलैंड। अगर हम बात करें 32वां देश कौन है, 32वां सदस्य देश कौन है इसमें, तो वो है स्वीडन। कौन सा देश है वो, स्वीडन है,
ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल क्या कहता है, यदि किसी भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो नाटो पर हमला माना जाएगा। ठीक है, वर्तमान में हेड कौन है इसके, तो मैंने जैसे भी बताया कौन है इसके हेड, ठीक है, स्टेलनबर्ग। ठीक है, ये इसके हेड हो जाएंगे, स्टेलनबर्ग। ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें तो इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 32 देश प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस दक्षिण कोरिया प्लस जापान, ठीक है जी, प्लस इजराइल देश इसमें शामिल है। अगर हम बात करें यहीं पे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में नए सदस्य कौन जुड़े हैं अभी, तो एक तो सऊदी अरब जुड़ा है, और कौन जुड़ा है, ईरान जुड़ा है, और कौन जुड़ा है, यूए जुड़ा है, और कौन जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है, इथोपिया, और कौन जुड़ा है, मिस्र भी जुड़ा है। ठीक है जी। चलिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कितने अरब डॉलर का, तो हमारा इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 100 अरब यूरोज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें स्थापना की, सुना है ये 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किस देश के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अभिकांत, ऑप्शन नंबर बी राजीव, ऑप्शन नंबर सी राकेश, ऑप्शन नंबर डी अजय मोहन सिंह। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राकेश मोहन। ठीक है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर, है ना, पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, है ना, CSEP ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। ठीक है, अभी तो वर्ल्ड बैंक ने इन्हें कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के आंशिक सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन रहे हैं, हम आर्थिक सलाहकार पैनल बन गए हैं, किसके, वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंकज आडवाणी। ठीक है, इससे पहले कौन थे, कमल चावला, इन दोनों के बीच में खेल हुआ था, जो नेशनल अभी गेम जीते हैं ये। ठीक है, चलिए, तो पंकज आडवाणी, विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा कायम रखते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में पंकज ने, है ना, कमल चावला को 8-3 से हराया है। पंकज आडवाणी ने पिछले 2 वर्षों में CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब जीता और अब, है ना, बिलियर्ड्स का खिताब बरकरार रखे हैं, बिलियर्ड्स का। अगर हम बात करें CCI की फुल फॉर्म की, तो CCI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, CCI की, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, द कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि समुद्र राष्ट्रीय समुद्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, हमको लगता है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चों को पता ही है। ऑप्शन नंबर ए 3 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 4 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 6 अप्रैल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 5 अप्रैल। ठीक है, चलिए डिटेल की बात करें हम, तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को बताता है। यह दिवस पहली बार 5 अप्रैल
1964 पहली बार कब मनाया था? 1964 को मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, पहले सुरक्षा। ठीक है, नेविगेट द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये ध्यान रखना है 2024 की थीम क्या है। अब एग्जाम्स में वो वाले क्वेश्चन नहीं आते कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है या जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे, मैरीटाइम, तो 5 अप्रैल 2024 का थीम क्या है इसका? नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 3 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर सी डी 6 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस, ठीक है, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस खदान, लैंड माइनिंग संबंधी गतिविधियों, मानवता के लिए इसके खतरे और बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और पहली बार 2006 में इसको बनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे सभी लोग। जहाँ पर वो माइनिंग माइनिंग वगैरह होती है तो वहाँ की क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए इनकी जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। आज इसमें लास्ट में मैंने कुछ बेहतरीन पीएनजी भी डाली हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है जो कि हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम के बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विक्रांत, ऑप्शन नंबर बी सम्राट, ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्र पहरेदार, ऑप्शन नंबर डी प्रियदर्शनी। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे इसमें राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक आईसीजी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र पहरेदार, ठीक है, ने एक अभिन्न हेलीकॉप्टर के साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई के संगठन आसियान देशों में अपनी चल रही एक विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मंगलवार को वियतनाम के होची मिही के बंदरगाह पर उड़ान भरी है। ठीक है, चलिए, अगर इसमें बात करें हम थोड़ी सी डिटेल की, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर जैसे हमने आसियान की बात करें तो आसियान आसियान ठीक है, आसियान में कितने देश शामिल हैं जी? तो ये आसियान में कितने? 10 देश शामिल हैं। कितने? 10 देश शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ब्रुनोई है, कंबोडिया है, लिख देता हूं मैं, चलो, ब्रुनोई, ब्रुनेई, कंबोडिया, ब्रुनोई, कंबोडिया। आप इन सभी ऑप्शन को और जो डिटेल बता रहा हूँ मैं इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इंडोनेशिया, इसके साथ लाओस, ठीक है, मलेशिया, इसके साथ म्यांमार, ठीक है, इसके बाद फिलीपींस, इसके साथ सिंगापुर, ठीक है, इसके साथ थाईलैंड, इसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है, इसके साथ और एक वियतनाम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 देश होंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने फ्यूजन रिएक्टर्स के स्टार ने 30 सेकंड तक सूर्य से 7 गुना अधिक तापमान बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है? ठीक है जी, चलिए, ऑप्शन नंबर ए जापान ने, रूस ने, दक्षिण कोरिया ने या उत्तरी
कोरिया ने, ठीक है। तो इसमें दक्षिणी कोरिया हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलिए, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजियन टेक्नोलॉजी में एक अद्भुत मील का पत्थर हासिल किया है। दक्षिण कोरिया ने सबसे ज़्यादा समय तक के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह तापमान सूर्य के एक कोर के 7 गुने से अधिक है, यह ज़्यादा है, ठीक है, 7 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने एक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान से ज़्यादा बनाए रखा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने कब तक अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित, है ना, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व या एसपीआर बनाने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर ए 2025 से 26, 2027 से 28, 2029 से 30, 2035 से 36। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत 2029-30 तक या 2029 to 30 तक पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोल रिजर्व या एसपीआर बनाने की योजना बना रहा है। पूरी तरह से वाणिज्यिक एसपीआर की अनुमति देना जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों द्वारा अपनाए गए मॉडल प्रतिबंधित करता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये ध्यान रखना है 2029 से लेके 30 तक का ये टारगेट है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी, ठीक है। एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में, है ना। मुख्य कार्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। देश के व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में हित में काम करने के लिए संगठन की नींव 1920 में रखी गई थी। जब से संगठन की नींव रखी गई है तब से यह देश भर में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक सक्रिय रहा है, ठीक है। तो अभी जो एसोचैम के जो नए अध्यक्ष बने गए हैं वो अजय सिंह के स्थान पर किसने लिया है, पदभार किसने संभाला है? संजय नायर ने, ठीक है। अजय सिंह के स्थान पर कौन आए हैं? संजय नायर, ठीक है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5 स्थायी सदस्य यानी कि P5 देशों में कौन शामिल नहीं है? तो बात अगर हम किसकी करें, स्थायी की, स्थायी सदस्य कौन कौन है इसमें? तो स्थायी सदस्य कौन कौन हो जाएंगे इसमें? 5 स्थायी सदस्य हैं जो कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जापान इसमें स्थायी सदस्य शामिल नहीं है। टोटल देश अगर इसमें बात करें तो टोटल कितने हैं? तो टोटल 10 देश, टोटल 10 हैं। कौन से? अस्थायी, और 5 स्थायी हैं। दोनों को मिला कितने हो गए? 15 देश हैं, ठीक है। मूल रूप से परिषद में 11 सदस्य थे जिसमें 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिए गए थे, ठीक है। इन स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य देश भी शामिल होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जो 10 देश हैं ये शामिल, ये रिप्लेस कब होते हैं? हर 2 साल में रिप्लेस होते हैं, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए, ठीक। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है। तो बहुत सारे और भी काम है इसके, 6 अलग अलग हैं, जैसे सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है ना, सचिवालय है, और आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना, न्यायसीता परिषद है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इसके जो स्थायी 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अभी मैंने हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन कराया है
ऑप्शन इसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2024 की थीम क्या है? ठीक है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य को है ना नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। ठीक है, अभी मैंने जस्ट पहले बता ही दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ देखिए, अभी मैंने आपको बताया नाटो ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा 75 वर्ष पूरी होने का जश्न मनाया है। ठीक है, मैंने भी बताया आपको कि नाटो में कितने देश शामिल हैं, स्थापना कब हुई थी, है ना, तो 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, तो इसके 75 ईयर्स कंप्लीट होने पर इसने जश्न मनाया है। ठीक है, तो हम इसकी सारी डिटेल्स के बारे में बात कर चुके हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अडानी ग्रीन्स है ना एनर्जी लिमिटेड 10,000 मेगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा है ना क्षमता हासिल करने वाली बनी पहली देशी कंपनी। ठीक है, अडानी ग्रुप्स की। अडानी ग्रीन एनर्जी बिकम इंडिया इज द फर्स्ट सप्रेस। ठीक है, 10,000 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वेनेजुएला के जुआन विंसेंट है ना पेरेज का 114 वर्ष की अवस्था या आयु में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए, तो इनका नाम याद रखना है, जुआन। ठीक है, और कहाँ के हैं ये? वेनेजुएला के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आयुष्मान खुराना बने निर्वाचन आयोग के यूथ आइकन। ठीक है, आयुष्मान निर्वाचन आयोग के यूथ आइकन बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल फिलहाल में भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका हुई लॉन्च। ठीक है, अगर हम बात करें सऊदी अरब में कौन है, सऊदी अरब में कौन है, तो वो कौन है? सोफिया। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कौन हो गई अब? देविका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ याद रखेंगे देवी। क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने परमवीर चक्र गार्डन का किया उद्घाटन। ठीक है, अगर हम बात करें मुझे तमिलनाडु के, आप सीएम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, या मैं लिख देता हूँ यहाँ, तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टैलिन। M.K. स्टैलिन। और यहाँ के गवर्नर कौन हो गए? R.N. रवि। ठीक है, अभी परमवीर चक्र गार्डन का इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आज की क्लास में इतना ही, और कैसी लगी आपको क्लास हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और थैंक यू सो मच।